बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट VSP। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं क्लास का जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी जो बुक है आपकी, उसमें का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, आपका जो पहला टॉपिक है क्या है, संसाधन क्या होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, पहले इस चीज़ को समझते हैं। हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वह संसाधन कहलाती है। कहने का मतलब ये है, कहने का सेंस ये है कि सपोज जैसे ये एक मान लो ये कॉपी है। क्या है? कॉपी है। और आपको पता है इस कॉपी की क्या है, हमें आवश्यकता है, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। वो किस हिसाब से? क्योंकि ये इस पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारी आवश्यकता के अनुसार है और इसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी उपलब्ध है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। यानी कि हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसा कि ये कॉपी हमारी आवश्यकताओं को पूरा की, और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाती है। कोई दिक्कत? आई होप दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं संसाधनों के प्रकार। कितने टाइप्स के संसाधन होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप ऑफ, ठीक है, संसाधन के देयर आर 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पहला चीज़ है जिसको वर्गीकृत किया गया, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो देखिए, यानी कि रिसोर्सेज को आपके कितने टाइप हो गए, 4 टाइप्स हो गए। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रकार को देखते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्चुअल में संसाधन। ठीक है, अब संसाधन देखो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक प्राकृतिक संसाधन होती है और एक मानवीय संसाधन होती है। मानवीय संसाधन का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृति में जो संसाधन है उसी का मानव क्या करता है, उसी का यूज करके कुछ विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाता है। जैसे सपोज हमने अभी बात किया था कॉपी की, है ना, कॉपी की बात किया। तो जैसा कि आपको पता है कॉपी अधिकतर किससे बनती है, पेड़ों से बनती है ना। तो पेड़ों से क्या बनती है, कॉपी बनती है। अब कॉपी बनाने में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और जो करेगा कौन, मानव ही तो करता है। तो यानी कि वो संसाधन जो प्रकृति का इस्तेमाल करके मानव बनाता है उपभोग करने के लिए। ठीक है ना, उसे मानवीय संसाधन बोलते हैं। और प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा मिलता है ना। तो 2 चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे प्रकृति को 2 चीज़ में डिवाइड किया गया है। एक है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। नवीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसका यूज़ तो हम करते हैं, ठीक है, और अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो इसको रिसाइकल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रिसाइकल किया जा सकता है। यानी कि इसका, जैसे सपोज वर्षा होती है ना, तो वर्षा किस हिसाब, अगर मान लो कि बारिश का टाइम होता है, बरसात हो गई, ठीक। अब दोबारा बादल बनने का प्रोसेस क्या होता है? दोबारा बादल बनने का प्रोसेस ये होता है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो जलाशय में लगती है, यानी कि नदियों में लगती है, और नदियों से क्या उड़ता है, भाप उड़ता है, और भाप जाके क्या बन जाता है, धीरे धीरे बादल बनना स्टार्ट हो जाता है। यही बात होती है। अच्छा, फिर बारिश होती है, फिर बनता है, फिर ऐसे ऐसे करके रिसाइकलिंग होती है। तो नवीकरण का मतलब क्या होता है? जिसको दोबारा बनाया जा सकता हो। ठीक है, तो जैसे लिखते हैं, लिखा है सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल। ठीक है, ये क्या है, इसको किस में रखा गया है? नवीकरण में रखा गया है ना, जिसको दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, इसको बनाया नहीं जा सकता है। ये मत याद रखिए कि हवा को बना दिया जाए, जल को बना दिया जाए, ये वाली बात नहीं है। हाँ, जल का जो सूत्र होता है ना, H2O, इस हिसाब से बनाया जाता है। ये चीज़ आप समझिएगा। आई बात समझ में? तो इसको रिसाइकलिंग की जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर जैव की बात किया जाए, जैव की, तो ये क्या होता है, इसमें प्राकृतिक वनस्पति होती है। जैसे देखते हो, वनस्पति का अगर विनाश भी हो जाए तो दोबारा वनस्पति उग जाती है। ठीक है, वन्य जीव होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, है ना, अगर इनका विनाश भी हो जाता है तो ये दोबारा दोबारा मतलब पैदा हो जाते हैं, है ना।
तो यही चीज़ है, इन सब चीज़ों का नवीकरण हो सकता है, यानी कि पुनर्निर्माण हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। कौन कौन से हैं वो? अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। अब इसमें है दो टाइप्स के हैं, जैसे पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब क्या होता है? धातु। धातु तो किसी चीज़ से बनती है नहीं, क्योंकि ये प्रकृति है। लेकिन अगर धातु की अगर बात करें तो धातु जैसे हो गया सोना, है ना। अब सोना के क्या बना दिया गया? एक टाइप्स का हार बना दिया गया है ना, एक टाइप्स का क्या बना दिया गया? हार बना दिया गया। अब आपको कुछ टाइम तक हार यूज किया और उसके बाद क्या किए? इसको चेंज करके आप क्या किए? एक अंगूठी बनवा दी, एक रिंग बनवा ली, है ना। तो ये इसको क्या किया गया? पुनः चक्र किया गया। चक्र कर सकते हैं, यानी कि उसको शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको दोबारा से प्रोसेस में नहीं लाया जा सकता। जैसे हो गया जीवाश्म, इसी को क्या बोलते हैं? अचक्रीय बोलते हैं। जीवाश्म में जैसे जैसे आप देखते हो पेट्रोल है ना। पेट्रोल अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? अचक्रीय बोलते हैं। आगे अगर मानवीय की बात करें तो मानवीय में भी दो टाइप्स की होती है, एक संरचना एवं संस्थाएं, और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं का मतलब होता है मानव जो भी चीज़ बनाता है उसके बारे में बात हो रही है, और मात्रा और गुणवत्ता का मतलब क्या होता है कि मनुष्य जो भी जिस भी मात्रा में बनाता हो किसी भी संसाधन को, और उसकी क्वालिटी होती हो, है ना। जैसे आप देखते हो कई प्रकार की चीज़ें होती है जो अलग अलग टाइप में क्वालिटी होती है। जैसे फ़ोन है, एक फ़ोन है कीबोर्ड, है ना, कीपैड का जो होता है, और दूसरा फ़ोन है स्मार्टफोन है, ठीक है। तब इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। तो इससे रिलेटेड ये है, यानी कि मानव ने संसाधनों का यूज करके विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही मतलब डीपली में जाके मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। बेशक वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन रही है, लेकिन मैं चीज़ों को समझाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे संसाधनों के प्रकार, वही जो चीज़ पीछे मैंने एक्सप्लेन किया अब उसको लिख के बताया गया है। संसाधनों के उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पे देखिए जैव, इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य हो गए और प्राणी जात हो गए। जैव का मतलब जिसमें प्राण हो, जैसे मनुष्य हो गया, और हर वो जीव जंतु जिसमें क्या हो? प्राण हो। अजैव का मतलब क्या होता है? जिसमें प्राण ना हो। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें? जैसे चट्टान हो गया, धातु होगी। चीज़ें समझ में आ गई। आगे दूसरे टाइप्स की बात करें तो समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब होता है खत्म होने के आधार पर। तो जैसा कि हमने पढ़ा, नवीकरण योग्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जो पुनः प्रोसेस में आ सकते हैं, जिनको दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता है। वो क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है। देखो, जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जाए उन्हें नवीकरण संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गई, वन एवं वन्य जीवन हो गया, जल हो गया, है ना, इत्यादि चीज़ें। अनवीकरण योग्य संसाधन किसको बोलते हैं? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे खनिज हो गया, जीवाश्म हो गया, ईंधन हो गया। उदाहरण के लिए इन्हें बनने में सालों लगते हैं, ठीक है, तथा इसमें कुछ पुनर्चक्रीय होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जैसे धातु हो गया, ये पुनः चक्रीय नहीं होता, सॉरी, ये जो धातु होता है इसे चक्रीय होता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पुनः चक्रीय नहीं होती है। जैसे जीवाश्म हो गया, कोयला हो गया, एक बार जल गया तो जल गया, है ना। तो यही चीज़ है। चीज़ें समझ में आ गई। आगे अगर बात करें तीसरे टाइप की, तो तीसरा टाइप है कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कैसे? इसमें है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जो एक पर्सनल व्यक्ति का होता है ना। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल। जैसे सपोज हम बोल देते हैं ये ज़मीन मेरा है, ये जो गार्डन है वो मेरा है ना, ये जो तालाब दिखाई दे रहा है ये मेरा है, कुआं ये मेरा है। तो इसी को पर्सनल संसाधन बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। तो वह संसाधन जो केवल एक व्यक्ति के स्वामित्व में हो, अर्थात उस संसाधन पर केवल उसी व्यक्ति का हक हो। उदाहरण के लिए जैसे बाग हो गया, चरागाह हो गया जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, तालाब हो गया, कुएँ हो गए, इत्यादि चीज़ें। अगर दूसरे टाइप्स की बात करें, इसमें स्वामित्व के आधार पे ही दूसरे टाइप्स की अगर बात करें तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक का मतलब क्या होता है? जिस पे एक व्यक्ति का नहीं पहले बल्कि पूरे समुदाय का ही स्वामित्व है। तो ये संसाधन समुदाय के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए जैसे गांव का समीताल। सामीताल का मतलब क्या होता है? जैसे वो चीज़ जो एक का नहीं बल्कि सबका ही हो। जैसे
चारण भूमि, ठीक है, जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, शमशान भूमि हो गया, तालाब हो गया, तथा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क हो गए, ठीक है, पिकनिक स्थल हो गए। आप देखते हो कि इन सब चीज़ों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि सारे व्यक्ति जाके पिकनिक भी मनाते हैं, घूमते भी, खेलते भी, है ना। तो इत्यादि चीज़ें हो गई। अगर तीसरे टाइप्स की बात करें तो राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होती है? जिस पे एक राष्ट्र का कब्जा होता है, मतलब राष्ट्र के क्षेत्र में आता है, यानी कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के अंदर आती है, ठीक है। और सारी भूमि और 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे सपोज ये भारत का नीचे का हिस्सा, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का हिस्सा है ना। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, यानी कि ये हो गया आपका केरल, ये हो गया आपका तमिलनाडु, है ना। ऐसे ऐसे करके चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सागर है, महासागर है ना। देखिए ये सारे सागर हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील का मतलब क्या होता है कि 19.2 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से 19.2 किलोमीटर आगे तक का जो एरिया होता है, किसका होता है? राष्ट्रीय संसाधन में आता है। किस में आता है? राष्ट्रीय संसाधन में आता है। आई बात समझ में? तो यही लिखा है कि 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्रों आदि पर राष्ट्रीय संपदा होती है, यानी कि राष्ट्र की संपदा होती है। आई बात समझ? आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या है कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इस संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग में नहीं किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि किसी कोई देश है, किसी देश के 200 समुद्री मील के दूर, 200 समुद्री मील का मतलब क्या होता है? 370 जो किलोमीटर है, उसके दूर का हिस्सा, सपोज ये भारत है, भारत से 370 किलोमीटर दूर अगर पानी है, ठीक है, तो ये इस पे भारत अपना कब्जा नहीं बोल सकते, या फिर कोई भी देश उस पर अपना कब्जा नहीं कर सकता, और ये इसके अंडर वे में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता, बल्कि सबका हो सकता है ना। तो यही बात बताई जा रही है कि 200 समुद्री मील की दूरी पे अगर कोई महासागर है, तो उस पर अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ भी करना है, तो उस पर सहमति किससे लेनी पड़ेगी? अंतर्राष्ट्रीय जो होता है ना, संगठन होते हैं, उनसे सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, किसी एक देश का संसाधन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बात करें तो आगे देखिए, संसाधन के जो नेक्स्ट टाइप हैं, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। संभावित संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन का अपार भंडार है, परंतु इसका सही से विकास नहीं हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो संसाधन जो देश में विद्यमान तो है, देश में विद्यमान तो है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। दूसरा अगर बात करें तो विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, वे संसाधन जिनका उपयोग किया जा चुका है और उनके उपयोग के गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, इसे क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। यानी कि वो संसाधन जिसको ऑलरेडी यूज करके उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी, हर चीज़ को चेक किया जा चुका है, उसे क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन बोलते हैं। आगे अगर बात करें सी नंबर, भंडार। तो भंडार का मतलब आप समझ ही सकते हो कि मतलब किसी भी चीज़ का स्टॉक होना, है ना। तो लिखा है पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग, है ना। H2O पानी कैसे बना है ना, इन्हीं सब चीज़ों को मिश्रित करके तो बना है। तो यही चीज़ है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग। अगर डी की बात करें तो संचित कोष। संचित कोष क्या होता है? यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा होता है, इस भंडार का ही एक हिस्सा होता है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है,
परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है और इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो संसाधन जो उपलब्ध तो है और रखा भी गया है, यानी कि भंडार में है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, या फिर किया भी जा रहा है तो बहुत ही कम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए बात कर लें, जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका प्रयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। किया तो जा सकता है, अपार मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन इसकी मतलब अभी जो यूज किया जा रहा है बहुत ही सीमित पैमाने पर किया जा रहा है। तो चीज़ें समझ में आ गई। ये हो गई आपकी टाइप्स। आगे अगर बात कर लेते हैं, आगे लिखा है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ध्यान से समझिए, सतत पोषणीय विकास वो विकास जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। सपोज मैंने एक मकान बनाया, है ना, अब मकान में मैंने क्या किया, जितने भी विंडोज़ थे, अलमारी और बेड, जितनी भी चीज़ें थी मैंने लकड़ी का लगवाया। अब लकड़ी का लगवाया तो मैं, जाहिर सी बात है, लकड़ी आएगी कहाँ से, पेड़ों से आएगी। और इससे क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काटे गए और भारी मात्रा में काटे गए, और उसकी वजह से मेरा घर बनकर तैयार हो गया। तो लोगों की नज़र में मेरा विकास तो हो गया, है ना, मेरा घर तो अच्छा बन गया, लेकिन आप ये भी ध्यान दो कि आपके घर बनने से कितने पेड़ों को नुकसान हुआ है ना, कितने जीव जंतुओं को नुकसान हो जाएगा इसकी वजह से, पेड़ कटने की वजह से। तो वो विकास एक्चुअल में विकास नहीं है। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है कि वो विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, उसे ही क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। जैसे सपोज मैं अधिकतर जहाँ पे लकड़ यूज हो सकता था वहाँ पे मैंने लोहा यूज कर लिया, है ना, लकड़ का कम से कम यूज किया, तो ये हो सकता है सतत पोषणीय विकास। आई बात समझ में। तो देखते हैं, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाना चाहिए। आगे, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भावी पीढ़ी की आवश्यकता के लिए अवहेलना न करे। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में हम जो विकास की प्रक्रिया अपना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काट रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, ये आने वाली जो भावी पीढ़ी है, जो भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है, ये उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर यूज खुद ही कर देंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए तो पेड़ तो छोड़ो, विभिन्न प्रकार की बीमारियां ही पैदा हो जाएंगी, है ना, जीव जंतु रहेंगे ही नहीं, क्योंकि जंगल तो वैसे ही कटे जा रहे हैं। तो इसी वजह से ऐसा विकास हो जिसमें कम से कम नुकसान हो पर्यावरण को। आगे अगर बात करें तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सम्मेलन है। ये किया कब गया था, 1992 में किया गया था, और इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे। कहाँ पे, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जी, देखो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में, ठीक है। 100 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट किए थे, और यहाँ पे मुद्दा क्या था, पर्यावरण को सुरक्षित करना, पर्यावरण को बचाए रखना, ये इनका मुद्दा था। और इन देशों ने मिलकर एजेंडा 21 बनाया, जिसमें 21 बातों पे सहमति इन्होंने रखी कि हमें इस टाइप से अपना विकास करना है। तो लिखा है, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। एजेंडा 21 इसका निष्कर्ष निकला, जैसा कि मैंने बताया। जैसे यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया, और जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना था। यानी कि ऐसा विकास करना जिसकी वजह से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और इसकी क्या बनाएगी, एक प्रकार की सूची बनाई गई, और इसी को क्या बोला गया, एजेंडा 21 बोला गया। आगे देखिए, लिखा है कि जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा करना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना
स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 21 बातों पर सहमति की गई कि विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, जितने भी देश पार्टिसिपेट किए हैं, वो अपना एक एजेंडा बनाए जिसमें 21 बातों पर सहमति रखें और जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। आई बात समझ में? और आगे अगर बात करें तो देखिए, भारत में संसाधन नियोजन क्या होता है। भारत में संसाधन नियोजन, देखो संसाधन नियोजन का मतलब होता है संसाधन को बचाए रखना। और आपको पता है बचाए रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। पेड़ को काटना बहुत इजी होता है, अगर पेड़ लगा हो तो इसको काटा जा सकता है, लेकिन अगर पेड़ लगाने की बात हो तो लोग सोचते हैं कि कहीं पेड़ लगा दिया तो कहीं कुछ और ही तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो एक कहने का मतलब ये है कि काटना आसान है, बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। तो यही है कि भारत में संसाधन नियोजन किस हिसाब से किया गया, देखते हैं। संसाधन नियोजन एक प्रकार का जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने बताया, नियोजित करके रखना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आगे इसके निम्न सीढ़ियां हैं, कौन कौन सी हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर तालिका बनाना, यानी कि कितने प्रकार के संसाधन है पूरे देश में उपलब्ध है, उनकी एक प्रकार के तालिका बनाओ। आगे संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संसाधन है उसके लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी देखो, कौशल देखो और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करो, ताकि जो संसाधन है उसको नियोजित किया जा सके। आगे अगर बात करें संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में तालमेल बिठाना, यानी कि जो संसाधन का विकास है उसमें और जो राष्ट्रीय विकास है उसमें क्या बैठाना, तालमेल बिठाना। ठीक है। आगे अगर बात करें तो संसाधनों का विकास किस हिसाब से हो सकता है। संसाधनों का विकास, तो देखिए विकास कैसे हो सकता है। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हर वो चीज़ जो हम उपयोग कर रहे हैं वो सारे संसाधन में ही तो आते हैं। परंतु परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। जो हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ भी तो एक प्रकार का संसाधन है। एक बात यहाँ पे याद रखिए कि मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि मनुष्य का भी यूज हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का संसाधन है। तो संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, परंतु परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्न समस्याएं पैदा हुई है। जैसे पहला, व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास होना। ह्रास का मतलब होता है कमी हो जाना। लालच की वजह से, जैसे मैंने बताया ना एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने अपना घर बनवाया तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का कटवा के ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों का यूज किया, तो मैंने अपना लालच किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, संसाधनों की कमी हुई, ह्रास हुई, है ना। हालांकि मैं ऐसा जो बोल रहा हूँ रियल नहीं है, मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। देखिए दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में होने के कारण समाज अमीर और गरीब में बढ़ गया है। ठीक है। अगर संसाधन का अधिकतर यूज कौन करता है, आप देखते हो कि लकड़ी का कई सारा चीज़, गरीब क्या करता है जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन अमीर क्या रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं और नई नई चीज़ें बनवा रहे हैं। एक पसंद नहीं आया तो दूसरा बनवा रहे हैं, दूसरा नहीं आया तीसरा बनवा रहे हैं, तो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से अमीरी और गरीबी में डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। आगे अगर बात करूँ, संसाधन के शोषण के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है। जैसे आप देखते हो अब हर घर में देखोगे तो फ्रिज आ गया है, क्योंकि गर्मी में रहा नहीं जा रहा है, और देखोगे एसी आ गया है ना। तो ये कहाँ से, ओजोन जो गैस होती है वहीं से तो आ रहा है। तो वहाँ की मात्रा क्या है, गैसों की कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसमें मतलब एक बोलते हैं ना, परत कम हो जाने से जो सूर्य की जो किरणें आ रही थी, पैरावैग्निक किरणें आ रही थी, वो अब पृथ्वी पे बहुत तेज़ी से पड़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हो गर्मी में जो धूप है बहुत तेज़ लगता है और आप शायद बाहर भी खड़े नहीं हो पाओगे, है ना। तो इसी वजह से क्या है, ओजोन परत में छेद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, हमें अगर संसाधनों को बचाना है तो कम से कम चीज़ों का उपयोग करना है। ठीक है। और जितनी भी चीज़ें उसमें ही सीमित रह के उसको ही अच्छा से बेटर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बाकी जो आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। और बाकी पढ़ाना कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।